नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज हम अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध को खत्म करने में मिली बड़ी सफलता और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिर नए तनाव की स्थिति पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि रूस ने कौन सा नया भीषण हथियार बनाने का दावा किया जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है। बताएंगे इस हथियार के बारे में और होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति के रुख को दोहराया। कहा, आत्मरक्षा के अधिकार से भारत नहीं करेगा कोई समझौता। रूसी क्रूज मिसाइल परीक्षण पर ट्रंप की नसीहत। कहा, मिसाइल के बजाय यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने पर दें ध्यान। क्रेमलिन का जवाब। कहा, राष्ट्रीय हित के हिसाब से लेंगे फैसला। अमेरिका के साथ तनाव को किया खारिज। अर्जेंटीना के मध्यावधि चुनावों में ट्रंप समर्थक जेवियर मिलेई को मिली बड़ी जीत। मिलेई की पार्टी को मिला 40% से अधिक वोट। मिलेई के हारने पर ट्रंप ने मदद रोकने की दी थी धमकी। सूडान में अर्धसैनिक बलों का सेना के अंतिम गढ़ दारफुर पर कब्जे का दावा। सेना समर्थक गवर्नर ने की नागरिकों की सुरक्षा की गुहार। संयुक्त राष्ट्र ने स्थिति पर जताई चिंता। संघर्ष में लगभग 2 लाख से अधिक लोगों के फंसने की आशंका। और खतरनाक हुआ चक्रवाती तूफान मेलिसा। कैटेगरी 5 में हुआ तब्दील। हवा की रफ्तार बढ़कर 250 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक। जमैका सहित आसपास के देशों में भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत के लिए अच्छी खबर है। चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर को खत्म करने में बड़ी सफलता मिली है। 4 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच इस संबंध में एक समझौता होने की पूरी उम्मीद है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि किस तरह दोनों देशों के बीच भीषण व्यापार युद्ध का हल निकला है। दोनों देशों के नरम पड़ने के पीछे क्या कारण है, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एशियाई दौरा शुरू होने के साथ ही चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते पर जमी बर्फ पिघलती दिख रही है, क्योंकि दोनों देशों ने ऐसे समय पर व्यापारिक तनाव को खत्म करने पर सहमति जताई है जब चीन पर प्रस्तावित 100% टैरिफ की डेडलाइन करीब आ चुकी थी। मलेशिया में 2 दिनों की बातचीत के बाद कई विवादास्पद मुद्दों को सुलझा लिया गया, जिससे ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच अंतिम समझौता होने का रास्ता साफ हो गया। दोनों देशों ने एक नए व्यापार समझौते की रूपरेखा पर सहमति जताई है। अमेरिका और चीन के बीच जिन मुद्दों पर सहमति बनी उनमें अमेरिका की ओर से चीन के शिप बिल्डिंग, लॉजिस्टिक्स और मैरीन सेक्टर पर लगाए गए टैक्स की समीक्षा की जाएगी, जबकि फेंटानिल व्यापार की तस्करी से जुड़ी समस्याओं पर मिलकर लगाम लगाने की योजना पर बात बनी है। अमेरिका और चीन के बीच कृषि उत्पादों के आयात निर्यात को आसान बनाना, चीन पर लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों की स्थिति और संभावित रियायतों पर सहमति बनी है। जानकारों के मुताबिक अगर अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर लंबे समय तक चलती रही तो चीन की स्थिति कमजोर हो सकती है, क्योंकि विवाद की स्थिति में अमेरिकी आयातक वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता की तलाश तेज कर सकता है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगर दोनों देशों के बीच विवाद जल्द नहीं सुलझा तो एप्पल, नाइकी जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियां चीन से कारोबार समेट सकती हैं। इतना ही नहीं, ये नुकसान एक तरफा नहीं होगा। जानकार बताते हैं कि व्यापारिक तनाव ने अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि 10 अक्टूबर को चीन के रेयर अर्थ पर नियंत्रण की घोषणा के साथ ही ट्रंप ने सख्त प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद अमेरिकी शेयर बाजार में निवेशकों को $2 ट्रिलियन से अधिक का नुकसान हुआ। बहरहाल आपसी सहमति के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि अमेरिका फिलहाल चीनी सामानों पर 100% टैरिफ लगाने की योजना को ठंडे बस्ते में डाल रहा है। वेसेंट ने उम्मीद जताई कि सहमति के बाद चीन अमेरिका से सोयाबीन की पर्याप्त खरीद करेगा। उधर बैठक के बाद चीन ने भी अपने दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर लागू होने वाले नए नियम को 1 साल के लिए टाल दिया है।
चीन ने कहा है कि जिन मुद्दों पर सहमति बनी है उन्हें बनाए रखने के लिए दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा। इस बीच ट्रंप ने कहा कि वो चीन के साथ एक अच्छी डील होने की उम्मीद कर रहे हैं। दरअसल अप्रैल से जारी व्यापार युद्ध ने दुनिया के कई देशों की आपूर्ति को प्रभावित किया है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर चीन और अमेरिका के बीच नए समझौते पर सहमति बन जाती है तो वैश्विक निवेश और व्यापार में स्थिरता आ सकती है, जो 2025 की पहली छमाही में दुनिया की जीडीपी को 0.3% तक बढ़ा सकती है। और इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल अनेजा, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल जी, ये जो खबर आ रही है चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड को लेकर के बातचीत बन रही है, ये ग्लोबल ट्रेड के लिए कैसी खबर है? देखिए, अगर ये खबर सही है और ये सचमुच इस दिशा में जा रही है बात, जैसे कि कहा जा रहा है, तब तो ये पूरे विश्व के लिए और ग्लोबल ट्रेड के लिए एक अच्छी खबर है, एक स्टेबिलिटी आती है उसके साथ। लेकिन जो मैं अभी जो रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, ये जो बयान आ रहे हैं ज़्यादातर चंद्रशेखर, ये बयान अमेरिका से आ रहे हैं, अमेरिकन सूत्रों से आ रहे हैं। चीन की तरफ से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कमेंट्री नहीं है। जहाँ तक मुझे समझ आ रही है कि चीन कोई फाइनल डील की तरफ अभी इच्छुक नहीं है। इस इश्यूज पे कंसेशन वगैरह हो सकता है कि इंटरिम डील्स भी हो सकती हैं, लेकिन ये एक लंबी एक लॉन्ग गेम खेल रहा है चीन, क्योंकि इस वक्त सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, उसके पीछे एक मानसिकता है कि हम अब जूनियर पार्टनर नहीं रहेंगे अमेरिका से, हम भी एक लीडरशिप का रोल लेंगे। तो ये एक तरह से उस पूरी मंशा को आगे कैसे बढ़ाना है, चीन की मानसिकता उस तरह से है, क्योंकि चीन के पास भी, जैसे आपकी रिपोर्ट ने कहा, भी लीवरेजेस हैं अमेरिका के ऊपर, जैसे कि रेयर अर्थ की बात की गई है। यूएस डिफेंस इंडस्ट्री को उसके लिए बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स फ्यूचर में बन सकती हैं, लेकिन अभी विकल्प नहीं है अमेरिका के पास। तो मुझे नहीं लगता कि इतना वन साइडेड है कि सारे कार्ड्स अमेरिका के पास है और चीन के पास नहीं है। तो इसलिए एक स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग गेम अभी चलेगी। कुछ मुद्दों पे एक तरह से समझौता बनने की उम्मीद है, लेकिन चंद्रशेखर जी, ये कोई फाइनल डील की तरफ हम अभी नहीं पहुंचे। अभी ये बहुत इसके आगे पहलू आएंगे इस मीटिंग पर। अब हम देख रहे हैं कि इस मीटिंग के बाद, ये जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट शी के बीच में जो मीटिंग होगी, उसके बाद ये भी अमेरिकन मीडिया में खबर आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बीजिंग जाएंगे फरवरी 2026 में। तो एक चैप्टर तब भी खुलेगा। तो एक तरह से हम इसको एक फाइनल मोमेंट नहीं कह सकते, लेकिन ये बात जरूरी है कि जो तनाव अभी बना हुआ था, 100% की बात हो रही थी, उसमें एक तरह से तनाव कम होगा। कुछ एरियाज में अभी एग्रीमेंट होगा, लेकिन उससे एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे या ट्रेड पे, वो कहना भी मुश्किल है। अतुल जी, हाल के दिनों में हमने देखा कि दोनों ओर से काफ़ी कड़ी बयानबाजी हो रही थी, लेकिन अब ये जिस तरह की खबर आ रही है और ये माना जा रहा है कि अगले 4-5 दिन में दोनों नेताओं की मुलाकात भी होगी, और जो बर्फ़ है दोनों के बीच में वो थोड़ा सा पिघलने के पूरे संकेत भी हैं। ऐसे में हम क्या कहेंगे, कौन झुका, कौन हारा, कौन जीता, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें ये एक तरह से किसी एक पहलू, ये नहीं हम कह सकते कि अमेरिका जीता या चीन जीता। दोनों तरफ से जो उनके कोर इंटरेस्ट पे दोनों जा रहे हैं। अमेरिका को कोर इंटरेस्ट रेयर अर्थ वगैरह के ऊपर है, चाइना के ऊपर सेमीकंडक्टर वगैरह के इतने जो कर्व्स आ रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से, वो एक कोर इंटरेस्ट है। तो दोनों तरफ में मेरे को लगता है कि अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा आगे बढ़ाने की अब उम्मीद है, और हो सकता है कि बढ़े भी। तो एक तरह से ये कहना कि कौन जीता मुश्किल है। ये जैसे मैंने कहा है कि ये दोनों बड़े दिग्गज देश हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, नंबर 2 इकोनॉमी, इनका खेल अभी बहुत आगे चलेगा। अतुल जी, यहाँ पर यह भी सवाल आता है कि दोनों देशों की जो इंडस्ट्री है, खासकर अमेरिका की जो इंडस्ट्री है, वो तो एक लिबरल इंडस्ट्री है, चीन की इंडस्ट्री, उसका सिस्टम थोड़ा दूसरे तरह का है। लेकिन सवाल यह है कि दोनों देशों की सरकारों पर वहाँ की इंडस्ट्री का कितना दबाव है कि आप लोग आपस में इस मुद्दे को सुलझाइए। देखिए, जहाँ तक चीन का सवाल है, इंडस्ट्री का प्रेशर होता है, ये नहीं कह सकते कि कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना के ऊपर इंडस्ट्री का प्रेशर नहीं है। लेकिन जो एक तरह से लचीलापन
चाइना दिखा सकते हैं वो अमेरिका नहीं दिखा सकता, क्योंकि सिस्टम अलग है। यहाँ पर कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। आपने बात सुनी अपनी इंडस्ट्री की, लेकिन इसके ऊपर दबाव इतना नहीं बन सकता पार्टी के ऊपर कि वो बिल्कुल इंडस्ट्री के आगे झुक जाए। वो एक एलिवेटेड लॉन्ग टर्म व्यू लेगा, सारे पहलू को एक तरह से एनालाइज करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एक डिसीजन ले। अगर हम देखें स्थिति अमेरिका की, वहाँ पर मुझे लगता है क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है और इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक तरह से दबाव है। वैसे भी अमेरिकन इकोनॉमी में अगर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है तो उसके लिए बहुत बड़े कदम निभाने पड़ेंगे। अभी अमेरिका को पॉलिटिकली भी और इंडस्ट्री का साथ बहुत ज़रूरी होगा। तो मुझे लगता है कि अमेरिका में जो इंडस्ट्री का दबाव है वो ज़्यादा रहेगा चीन के मुकाबले। ठीक है, अतुल जी हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बात। खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग दोनों के बीच युद्ध विराम लागू है, वहीं कतर में शांति वार्ता भी चल रही है, लेकिन सरहदों पर बंदूकें खामोश नहीं हो पा रही हैं। दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं और दोनों ओर हताहतों की संख्या भी बढ़ रही है। आइए आपको इस संबंध में एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। करीब एक हफ्ते से सीमा पर बंदूकें खामोश थीं। संघर्ष विराम को बरकरार रखने के लिए इस्तांबुल में अगले दौर की वार्ता की मेज भी सज चुकी थी, लेकिन मोहल्ले के बिगड़ैल बच्चे की तरह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ धमकी पर उतर आए कि अगर बात नहीं बनती है तो युद्ध का दरवाजा खोल दिया जाएगा। लेकिन वो ये भूल गए कि उन्होंने ये गीदड़ भभकी अफगानिस्तान को दी है। शाम होते होते सीमा पर गोलियां बरसने लगीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच हुई झड़प में 5 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने और जवाबी कार्रवाई में टीटीपी के 25 सदस्यों को ढेर किए जाने का दावा किया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि टीटीपी के लड़ाकों ने अफगानिस्तान से कुर्रम और उत्तर वजीरिस्तान जिलों में घुसपैठ की कोशिश की, जिसके जवाब में की गई जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान की कई सीमा चौकियां नष्ट कर दी गईं। उधर इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच वार्ता जारी है। दोनों तरफ से अपने अपने मसौदे पेश किए गए हैं। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अफगानिस्तान बातचीत के जरिए मामले को हल करना चाहता है, लेकिन अगर किसी ने हमला किया तो माकूल जवाब दिया जाएगा। दूसरे दौर की वार्ता का केंद्र बिंदु सीमा पार से टीटीपी के हमलों पर अंकुश लगाने के लिए एक संयुक्त निगरानी तंत्र स्थापित करना है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से ये सुनिश्चित करने की मांग की है कि उसकी धरती से टीटीपी और बलूच विद्रोहियों के हमले न हों। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान इसके लिए तालिबान से लिखित गारंटी चाहता है, जबकि तालिबान ऐसा करने से बच रहा है। दरअसल पाकिस्तान तालिबान पर टीटीपी को शरण देने का आरोप लगाता है, लेकिन तालिबान इससे इनकार करता है। वहीं तालिबान ने उसकी भूमि और हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करने और किसी भी समूह या दुश्मन सेना की ओर से अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी क्षेत्र का उपयोग नहीं करने की मांग की है। तालिबान पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान अफगान शरणार्थियों को अपने यहाँ से लगातार बेदखल कर रहा है। इसके लिए तालिबान उसकी कड़ी आलोचना कर रहा है। दोनों देशों के बीच हाल के दिनों में कई बार भीषण झड़प हो चुकी है। पाकिस्तान के करीब 40 सैनिक, दर्जनों अफगान जवान, टीटीपी के लड़ाके और आम नागरिक मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। चमन और तुरखाम जैसी सीमा चौकियां आंशिक रूप से बंद हैं, जिससे व्यापार ठप पड़ा हुआ है। पाकिस्तान में सब्जियों का भाव आसमान छू रहा है। कतार और तुर्की की मध्यस्थता में दोहा में संघर्ष विराम हुआ है, लेकिन ये नाजुक बना हुआ है। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मसला है, कतार में बातचीत भी चल रही है, लेकिन हम सीमाओं पर देख रहे हैं लगातार वहां पर झड़पें हो रही हैं और हताहतों की संख्या भी वहां पर बढ़ रही है। चंद्रशेखर जी, इसके पीछे हमें देखना है कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पाकिस्तान की तरफ से देखें तो पाकिस्तान को अब डर है कि उसके 2 इलाके, एक तो खैबर पख्तूनवा, उसमें नॉर्थ वजीरिस्तान आता है, साउथ वजीरिस्तान है, यहाँ पर टीटीपी की जो पकड़ है और मजबूत हो जा रही है। एक सेपरेटिस्ट पश्तून मूवमेंट भी है कि भाई एक अलग देश बनाया जाए। डूरंड लाइन को अफगानिस्तान नहीं मानता, तो इसकी वजह से पाकिस्तान को डर है कि वो कहीं अपना ये इलाका जो है वो कहीं अलग थलग ना हो जाए। दूसरी बात जो चंद्रशेखर जी देखने वाली है वो है बलूचिस्तान। काफ़ी समय से वहाँ पर लड़ाई चल रही हुई है, एक तरह इंसर्जेंसी है और एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी है बलूच इंडिपेंडेंस की। अब दोनों जो प्रोविंसेस हैं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा,
ये दोनों प्रोविंस जो हैं वो अफगानिस्तान के साथ जुड़ते हैं। अब अफगानिस्तान में पहले रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि इनके कई बेसेस या एक तरह से सैंक्चुरीज रही हैं। पहले ये टीटीपी की हम बात सुनते थे, फिर अब बलोच की भी बात सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है इस वक्त जो पाकिस्तान है बड़े पैनिक मोड में है कि भाई सब तरफ जो है एक तरह से सेपरेटिस्ट मूवमेंट, देश को एकजुट रखना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बचा के रखना, मुझे लगता है वो पूरे पैनिक मोड में है। क्योंकि मुझे लगता है कि अफगानिस्तान कोई मामूली देश नहीं है। जहाँ तक ये गोरिल्ला वॉरफेयर की बात है और या कैपेसिटी है, जो स्लीपर सेल्स हैं अफगानिस्तान के पाकिस्तान के अंदर, वो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं पाकिस्तान को। तो मुझे लगता है कि ये इसके पीछे जो है टेरिटोरियल इशू छिपा हुआ है, ये जो लड़ाई हो रही है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि बातचीत दोहा में भी हो रही है, तुर्की में भी हो रही है, लेकिन उसका हल नहीं निकल रहा, क्योंकि वो रूट जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर कोई एश्योरेंस नहीं आ रही। और जब तक वो हल नहीं, मुझे लगता है कि ये इसलिए जितनी मर्जी बातचीत हो जाए, युद्ध विराम हो जाए, कुछ देर के लिए चल सकते हैं, लेकिन अंदर की टेंशन्स इतनी हैं, ज़मीनी एक तरह से टेंशन्स इतनी हैं कि ये मुझे लगता है कि ये मामला आगे बढ़ेगा। अभी हम उस स्टेज पे नहीं है कि यहाँ पर ये सीमा पे जो वायलेंस हो रही है इसका एक तरह से हल हो या ये समाप्त हो। अभी लंबी चलेगी ये लड़ाई। अतुल जी, जो इस्तांबुल में बातचीत हो रही है, क्या आपको लगता है कि वहाँ पर पख्तूनों और बलूचों की जो समस्या है वो भी बातचीत में आ रही होगी? क्योंकि ये जो टेरिटोरियल जो आप बता रहे हैं मुद्दा, नहीं, वो बात तो ऑब्वियसली वो बात आएगी ही सामने। तो अब लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान, वो अगर बात आती है तो बात फिर पाकिस्तान पे आती है भी, आप अपना जुल्म बंद करिए। खास करके बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए बलूचिस्तान में, वो पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड है। तो उसका भी प्रेशर एक तरफ से पाकिस्तान के ऊपर आता है कि भाई आप ये बंद करिए और वहाँ पर जो है स्थिति को थोड़ा बहाल करिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करिए, उसके बाद कुछ बात हो सकती है। तो मुझे लगता है ये जो इकोनॉमिक और डेवलपमेंट वाली बात है, ये भी इसके सवाल जो खड़े होंगे वो पाकिस्तान के ऊपर खड़े होंगे। तीसरी बात चंद्रशेखर जी, बहुत जल्दी मैं, वो जो शरणार्थी हैं जो अफगान उनको पूरी तरह से निकाला जा रहा है। वो भी एक इंटरनेशनल सुर्खियों की बात हो गई है कि आप एन मास इस तरह से माइग्रेशन नहीं कर सकते, लोगों को बेघर नहीं कर सकते। तो वो भी एक प्रेशर पॉइंट पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है। अतुल जी, अंतिम सवाल मैं आपसे इस बारे में पूछना चाहूँगा। ये बात तो काफ़ी सुर्खियों में है कि पाकिस्तान आरोप लगाता है कि टीटीपी को अफगानिस्तान अपने यहाँ वहाँ पर रहने दे रहा है, वो वहाँ से हमला करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान भी कहता है कि आईएस जो अफगानिस्तान के अंदर कारगुजारियाँ कर रहा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का उनको समर्थन है, वो पाकिस्तान से आते हैं। इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? वो बात बिल्कुल सही है जो अफगान कह रहे हैं, क्योंकि इस्लामिक स्टेट के अंदर काफ़ी चेंजेस आए थे और उसमें पाकिस्तान का हाथ है। ये बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेड है। इस्लामिक स्टेट और आईएसआई के बीच में जो ताल्लुकात हुए थे, एक बार उनको पूरा एक सपोर्ट मिली है पाकिस्तान से। तो अगर अफगान कहते हैं कि आईएसआई सपोर्ट कर रहा है या पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, तो वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो वो भी एक पहलू आता है कि भाई अगर आप कुछ समझौता चाहते हैं तो आप आईएस को सपोर्ट बंद करिए, फिर उसके बाद हम आगे करते हैं। तो ये एक तरह से पेचीदा सवाल है जिसमें डेवलपमेंटल इश्यूज आ रहे हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज आ रहे हैं, आईएस की सपोर्ट के बारे आ रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर्स के बारे आ रहे हैं। तो ये काफी लंबी लिस्ट है चंद्रशेखर जी, जिसके ऊपर बातचीत हो रही है, लेकिन अभी वो स्टेज नहीं है कि जिसके ऊपर कुछ समझौता हो पाए। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के बीच रखा। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। रूस ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल बुरेवस्तनिक 9M739 का सफल परीक्षण किया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इसके सभी टेस्ट पूरे हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी स्पीड करीब 1300 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुतिन ने कहा कि ऐसी मिसाइल दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले कई एक्सपर्ट यकीन नहीं करते थे कि ऐसा हथियार भी बन सकता है, लेकिन ये हकीकत बन चुका है।
बुरे वस्तनिक एक क्रूज मिसाइल है जो सामान्य ईंधन इंजन के बजाय न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है। इस वजह से ये मिसाइल लगभग अनलिमिटेड यानी असीमित दूरी तक उड़ान भर सकती है। साथ ही दुश्मन के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई की पार्टी ने मध्यावधि चुनाव में निर्णायक जीत हासिल की है। इस जीत के साथ अर्जेंटीना की अमेरिका से आर्थिक समर्थन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर मिलेई चुनाव हार जाते हैं तो अर्जेंटीना को 20 अरब डॉलर की मदद रद्द की जा सकती है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने कहा कि मलेशिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई मुलाकात के दौरान ट्रंप ने उन्हें गारंटी दी है कि अमेरिका और ब्राजील जल्द व्यापार समझौते को अंतिम रूप देंगे। बता दें कि ट्रंप ने अगस्त की शुरुआत में ब्राजील पर लगने वाले 10% टैरिफ को बढ़ाकर 50% कर दिया था। हांगकांग की एक अदालत ने 2019 और 2020 में 3 बम विस्फोटों की साजिश रचने के मामले में 3 लोगों को 18 साल तक की जेल की सजा सुनाई। सितंबर में एक ज्यूरी ने हो चेउक वाई, ली का पैन और चेउंग का चुन को विस्फोट करने की साजिश रचने का दोषी पाया था। कोसोवो की संसद रविवार को अल्बिन कुर्ती को प्रधानमंत्री के रूप में चुनने में विफल रही, जिससे ये संभावना बढ़ गई है कि फरवरी में अनिर्णायक संसदीय चुनाव के बाद राजनीतिक गतिरोध को तोड़ने के लिए देश में एक बार फिर चुनाव कराया जाएगा। कैमरून में राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों की घोषणा से पहले पुलिस और विपक्षी प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में कम से कम 4 लोग मारे गए हैं। दरअसल स्थानीय मीडिया द्वारा चुनाव के आंशिक नतीजों में वर्तमान राष्ट्रपति 92 वर्षीय पॉल बिया के 8वीं बार राष्ट्रपति बनने की संभावना जताई थी। वहीं विपक्षी नेता चिरोमा ने दावा किया कि उन्हें 54.8% वोट मिले, जबकि बिया को 31.3% वोट मिले। उन्होंने कैमरून वासियों से गलत नतीजों का विरोध करने को कहा, जिसके बाद ये विरोध प्रदर्शन हुए। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK ने अपने सभी लड़ाकों को तुर्की से हटाकर इराक वापस बुला लिया है। कहा जा रहा है कि ये कदम हथियार छोड़ने की कोशिशों में आखिरी कदम है। इससे 40 साल पुराना संघर्ष खत्म हो जाएगा। खबर दुनिया की के प्रायोजक थे